तो लेकिन ये है कि उस समय आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स जो है 67 के बाद शुरू होती है। यानी कि एक नेता गयालाल, उसने एक ही दिन में 3 से 4 बार जो है ना स्विच कभी इधर कर दिया कभी इधर कर दिया। जो हरियाणा को वेदों की भूमि कहा जाता है, उसको आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स बना करके नेताओं ने छोड़ दिया। कहा कि भाई कोई कुत्ता छत पे चढ़ जाए तो कोई बड़ा थोड़ी ना हो सकता है, या मेरे ये तलवे चाट चाट के ना कई पाइया पक्की तो माटी। जैसा कि आपने कहा कि वो कितने निडर थे, कितने ठाडे थे। अगर कोई नेता आज भी कोई ये कहने की हिम्मत कर सके कि मैं इन चौधरियों के डोगे जो है ना वो खूंटियों पे टंगवा दूंगा, मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता किसी भी समाज से। भजनलाल, ये जो चौधरी पंडित भगवत दयाल बहुत बड़े नेता थे, वो थे, लेकिन और जो नेता थे वो भी कोई छोटे नेता नहीं थे। इसलिए वहाँ पे राजनीति में ऐसा था कि एक बार मौका किसी के हाथ में लग जाए तो फिर वो उसको छोड़ने वाले नहीं थे। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज से हम हरियाणा में ब्राह्मण राजनीति पर एक वीडियो सीरीज कर रहे हैं। आज उसकी पहली किस्त है और सबसे पहले हम बात करेंगे 1966 से, जब से हरियाणा बना है और हरियाणा को पहला मुख्यमंत्री मिला है, तब से लेकर हम हरियाणा में ब्राह्मण राजनीति के बारे में आज बात करेंगे। हरियाणा गठन 1966 में होता है और पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा बनते हैं। हालांकि उनका जो कार्यकाल है वो 5 से 6 महीने मैक्सिमम ही रहा। इसके बाद कभी भी ब्राह्मण समाज से कोई चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। तो अब हर चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर चर्चाएं भी होती है और ब्राह्मण को गेम चेंजर की भूमिका में देखा जाता है। कभी पंडित भगवत दयाल शर्मा, जिनको लोग पंडित जी के नाम से जानते थे, वैसे तो वो स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और वो कई बार जेल भी गए। और जब देश आज़ाद होने के बाद हरियाणा बना 1966 में, तो सबसे पहले जिम्मेदारी जो है हरियाणा की वो पंडित जी को दी गई थी। माना ये जा रहा था कि जब ऊपर के शीर्ष नेताओं ने पंडित जी को जिम्मेदारी दी हरियाणा, नए हरियाणा की बागडोर की, तो लंबा चलेगा। लेकिन अगले ही साल 1967 में दोबारा से चुनाव हुआ और उसके बाद कभी भी दोबारा से जो है बागडोर पंडित जी को न मिल पाई। उनका टोटल कार्यकाल जो है अगर मिलाएं तो 1 साल से कम जो है उनको मिला, लेकिन उसमें भी वो अपनी छाप जरूर छोड़ के गए हैं। आज के दादा गौतम की हम बात करें तो पंडित भगवत दयाल शर्मा भी कुछ ऐसे ही विचारधारा के नेता थे और लीडर थे। रिवाल्वर भी साथ लेके चलते थे और देवीलाल, ताऊ देवीलाल और चौधरी बंसीलाल उस टाइम के जो नेता थे, उनके साथ वो उनका 36 का आंकड़ा भी रहता था और आपस में राजनीतिक उठापटक भी रहती थी। लेकिन पंडित जी दोबारा से, जैसा हमने जिक्र भी किया है, वो सीएम नहीं बन पाए। देखो, आपने कहा कि पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने और वो फिर दोबारा से कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन आप सोच के देखो, जैसा कि आपने कहा कि वो कितने निडर थे, कितने ठाडे थे। अगर कोई नेता आज भी कोई ये कहने की हिम्मत कर सके कि मैं इन चौधरियों के डोगे जो है ना वो खूंटियों पे टंगवा दूंगा, मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता किसी भी समाज से, क्योंकि हरियाणा में डोमिनेंट कास्ट और जिनकी पास ज़मीन भी है, सत्ता में भी सबसे ज़्यादा भागीदारी रही है और रोड़ा रब्दाकरण में भी उनका बड़ा योगदान है। हर मामले में उनका अपना योगदान है, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो बॉर्डर पे, हर चीज़ के मामले हों। और उनके खिलाफ कोई नेता ये कह दें इनके चौधरियों के जो है मैं डोगे जो है खूंटियों पे टंगवा दूंगा, तो इससे पता लगता है कि कितने निडर रहे होंगे। देखो, पंडित जी की बेटी प्रोफेसर भारती शर्मा ने एक किताब लिखी थी, मैंने भी वो किताब पढ़ी और उनमें उस किताब में
डॉक्टर सतीश त्यागी, जिन्होंने चौधरी ऑफ पॉलिटिक्स भी लिखी है, उन्होंने भी लिख रखा है, अगर आज के नेता कोई ऐसी बात किसी के बारे में बोल देना तो आज पूरे देश में या हरियाणा में खासकर एक इतना विरोध हो जाएगा, एक ऐसी लॉबी पीछे लग जाएगी कि पंडा छुटाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तो कहा कि भाई कोई कुत्ता छत पे चढ़ जाए तो कोई बड़ा थोड़ी ना हो सकता है, या मेरे ये तलवे चाट चाट के ना कई पाइया पक्की तो माटी उनकी जीप पे लगी मिल ये जाएगी। चौधरी बंसीलाल के बारे में बता रहे हैं, कहा किसी था। के बारे में, कोई बड़े नेता के बारे में देखो हम जिनके बारे में नाम लेने से घबराते हैं वो उन्होंने उनके तो बारे में भरी रैली डायरेक्ट बोलते थे। तो देखो, पंडित जी स्वतंत्रता सेनानी रहे और देश में जो आज़ादी का आंदोलन है उसमें खूब उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो क्रांतिकारी नेता थे। वो कांग्रेस का जो इंटक एक संगठन है, कर्मचारियों का संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे वो। तो कर्मचारियों की आवाज़ उठाते थे, उनके लिए लड़ते भी थे, जेल में भी गए, सब कुछ किया। तब जाके वो उनको जब 1966 में पंजाब से अलग हुआ हरियाणा, तब उनको पहले तो चुनाव नहीं हुए थे, पहले तो ऐसे ही गठन हुआ तो उनको जिम्मेदारी दी गई थी हरियाणा के मुख्यमंत्री की। ब्राह्मण जो है प्रशासनिक के अंदर भी और शिक्षा के मामले में, हर मामले में श्री गणेश जो है पंडित जियों से करवाते हैं। जी, तो काफ़ी पंडित जी जो हैं उन्होंने देश की आज़ादी में भी योगदान दिया, देश की राजनीति में भी योगदान दिया, लेकिन उनका जो बड़बोलापन था और जो उनका हाजिर जवाबी जो थे, वो किसी भी नेता के बारे में कुछ भी बोल देते थे, वो मुझे लगता है कि उसकी वजह से कभी हरियाणा की राजनीति में दोबारा से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हालांकि 2 स्टेट के राज्यपाल भी रहे आपके, वो करनाल से, और कई जैसे विधायक रहे, कई बार सांसद भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, और मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपाल की जिम्मेदारी भी उनको दी गई। लेकिन वो हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि उस टाइम पे ना बड़े गाहक पॉलिटिशियन जो है वो आसपास में उनका चारों तरफ ना घूम रहे थे, बड़े पॉलिटिशियन, जैसे चौधरी बंसीलाल जी की बात करें, प्रोफेसर शेर सिंह की बात करें, आपका चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल, राव वीरेंद्र ने तो हरियाणा विशाल पार्टी, राव वीरेंद्र ने तो अलग होके हरियाणा विशाल पार्टी बनाई। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि भाई भजनलाल, ये जो चौधरी पंडित भगवत दयाल बहुत बड़े नेता थे, वो थे, लेकिन और जो नेता थे वो भी कोई छोटे नेता नहीं थे। इसलिए वहाँ पे राजनीति में ऐसा था कि एक बार मौका किसी के हाथ में लग जाए तो फिर वो उसको छोड़ने वाले नहीं थे। ओपी, जिसमें मैं एक जो बात जरूर कहना चाहूँगा, देखो पंडित जी के बारे में बात हो रही है, तो पंडित जी हमारे, देखो ये जो पॉडकास्ट है ना, ये उस पीढ़ी के लिए है जिस पीढ़ी ने सिर्फ उनको किताबों में पढ़ा है। हालांकि मैं पर्सनली भी कभी नहीं मिला, और जब मैं जर्नलिज्म में आया तो उस समय मैं करीब 2009 में जर्नलिज्म में आया हूँ, तो उस समय पंडित जी का जो है ना, मैंने भी पर्सनली उनको कभी किसी को रैली अटेंड नहीं की, और बहुत, क्योंकि पहले थे 66 में और उनका देहांत भी हो चुका था। तो जहाँ तक बात है पंडित जी की, तो पंडित जी बेरी, झज्जर में जो बेरी आता है ना, पुराना रोहतक जिला, हाँ पुराना रोहतक जिला, आजकल झज्जर में बेरी, यानी कि जहाँ से डॉक्टर रघबीर कादियान जो है विधायक बनते हैं, तो वहाँ उनका जन्म हुआ। और आखिर में जब वो उनका शरीर पूरा हो गया तो आखिर में उनका अंतिम संस्कार भी वहीं हुआ, और वहीं उनकी एक वो जो उनकी मेमोरी में बनाई हुई है, उसको भी बाद में जर्जर हालत में, उसके लिए भी काफ़ी सारे मुद्दे उठे कि उसका भी रखरखाव नहीं होता। तो पंडित जी जो है वो एक अलग स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के बंदे थे, क्योंकि जो फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उनका नैतिक मूल्य अलग ही लेवल के होते हैं। लेकिन जब वो 66 में चीफ मिनिस्टर बन गए तो जो रियल पॉलिटिक है उसका एक अलग है, यहाँ जात पात भी है। तो जहाँ तक बात करूँ, मुझे जो लगता है कि वो फेल क्यों हो गए, क्यों उनको दोबारा मौका नहीं मिला, जबकि वो काबिल थे, निडर थे, सारी बातें थी, पढ़े लिखे थे। अरे सर, सेंट स्टीफन में पढ़े हुए हैं वो, और देहरादून का कैम्ब्रिज स्कूल है वहाँ पढ़े हुए हैं। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में, हर मामले में देखो उनका कोई जवाब नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि देखो, एक तो ब्राह्मणों की संख्या जो है हरियाणा में और मुकाबले में जाटों के कोई कंपैरिजन नहीं है, तो जाटों की संख्या
काफ़ी ज़्यादा है। और जो जाटों के लीडर जिसको आपने नाम लिया, बंसीलाल का नाम लिया, हालांकि बंसीलाल को तो ऊपर इंदिरा गांधी का आशीर्वाद था, तो इसीलिए सबसे पहले वो लॉन्च भी इसी तरीके से हुए थे, क्योंकि वो खुद ब्यूरोक्रेट थे। फिर चौधरी देवीलाल का उदय भी हो गया था, तो जाट पॉलिटिक्स काफ़ी हैवी हो गई। प्रोफेसर शेर सिंह, तो जाट पॉलिटिक्स जो है काफ़ी हैवी हो गई थी। हालांकि पंडित जी जो है झज्जर से चुनाव उन्होंने लड़ा और सुल्तान सिंह थे उस टाइम पे बड़े विधायक वगैरह लड़े। तो लेकिन ये है कि उस समय आया राम गया राम की पॉलिटिक्स जो है 67 के बाद शुरू होती है। यानी कि एक नेता गयालाल, उसने एक ही दिन में 3 से 4 बार जो है ना स्विच कभी इधर कर दिया कभी इधर कर दिया। जो हरियाणा को वेदों की भूमि कहा जाता है, उसको आया राम गया राम की पॉलिटिक्स बना करके नेताओं ने छोड़ दिया जब हरियाणा बना। तो ये हरियाणा की शुरुआत की सच्चाई है। और बाद में तो आप ये मानिए, अभी जो 2026 में राज्यसभा चुनाव हुआ है, कितनी बेशर्मी से 2024 में सर जो राज्यसभा जो अभी हुआ है, उसमें कितनी बेशर्मी से वोट क्रॉस किया कांग्रेस के नेताओं ने, कुछ ने कैंसिल किया, किस तरह से खरीद फरोख्त के आरोप लगे। मतलब अब तो बहुत नॉर्मल हो गया। लेकिन ये 67 में आया राम गया राम की राजनीति, तो पूरे अगर इंडिया में बात करोगे, हरियाणा का नाम लेते ही आया राम गया राम की पॉलिटिक्स के नाम से कुख्यात जो है ना ये हरियाणा बन गया था। सतसिंह जी देखो, जब पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के सीएम थे और फिर उसके बाद ये विधानसभा के चुनाव होते हैं, 81 सीटें होती थी सतसिंह जी। हाँ, पहले 81 सीटें होती थी। तो वहाँ पे फिर जो दोबारा से जब इलेक्शन हुए, कांग्रेस पार्टी का जब बहुमत आया, तो कई लोगों के नाम थे सीएम बनने के लिए। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी थे, ताऊ देवीलाल, बंसीलाल, तो ये ऐसे नेता थे, राव वीरेंद्र सिंह। तो ये सब लोग जो है ना उस टाइम पे मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, सब के नेता। लेकिन इसमें बाजी मारी पंडित भगवत दयाल शर्मा जी ने। लेकिन उसके बाद सरकार में जैसे बहुमत बाद में आपको पता ही है कि वो चलता था, तो सरकार टूट गई, हरियाणा विशाल पार्टी बनी। राव वीरेंद्र सिंह जो है फिर उसके बाद साउथ हरियाणा से मुख्यमंत्री बने। तो मतलब उस टाइम पे राजनीति थी, वो ठीक है कि एक दूसरे को पीछे छोड़ के कुर्सी के लिए राजनीति होती थी, लेकिन बेईमानी की राजनीति नहीं होती थी। करप्शन जिसको आप करप्शन जो है वो नहीं होता था। एक दूसरे के नेताओं में विचारधारा तो चेंज होती थी, लेकिन किसी के साथ दुश्मनाई निकालने वाली बात कभी नहीं होती थी उन नेताओं में। बल्कि ऐसी घटनाएं भी हुई है कि आप उस टाइम पे देखोगे कि एक बार विधानसभा में बहुमत हासिल करना था और ये पता चल गया था कि जो ताऊ देवीलाल है ये विरोध में वोट डालेंगे। तो बताते हैं कि एक गेस्ट हाउस में ताऊ देवीलाल को बुलाया, वो बंसीलाल और पंडित भगवत दयाल की आपसी कोई रजामंदी हुई। बोले यार ये मानेगा नहीं। और वहाँ किसी फॉरेस्ट का था या पता नहीं सिंचाई इरिगेशन का कोई अधिकारी था, उन्होंने उनको ताऊ देवीलाल को बुलाया और उनको रोक के वहाँ पे रेस्ट हाउस में भाग गए। जब विधानसभा में बहुमत हासिल हो लिया तब जाके दरवाज़ा खोला। तो आज के टाइम में अगर ऐसा किसी नेता के साथ हो जाए तो आप ये देख सकते हो कि कितना बड़ा ये बवाल हो सकता है। यूपी जी अभी इन चीज़ों से सीख के ही तो अभी राज्यसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सारे विधायकों को लेकर के हिमाचल क्यों चले गए? क्यों उनको एक अलग स्टेट में जहाँ उनकी पार्टी की सरकार हो वहाँ जा कर के उनको एक होटल में, और उसकी भी चौकसी रखनी पड़ती है। जैसे कि विनेश फोगाट ने ट्वीट करके कहा, भाई चौकसी नहीं होती, चौकसी तो जानवरों की होती है, आदमियों की चौकसी थोड़ी होती है। लेकिन राजनीति में आदमियों की चौकसी भी होती है, और उनके फ़ोन भी इकट्ठे कर लिए गए। तो रियल पॉलिटिक्स जो है ना उसके अंदर सब कुछ करना पड़ता है। तो जहाँ तक पंडित जी की बात है, देखो पंडित जी वाला जो समय था ना, और उन जो जैसा आपने राइटली मेंशन किया कि उनके साथ और कौन बड़े बड़े नेता थे, इस बात से ही फ़र्क पड़ता है कि जो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। जहाँ तक बात है करप्शन की, देखो जब हरियाणा आज़ाद हुआ ना, हरियाणा बना, आज़ाद तो देश हुआ था, तो जब हरियाणा अलग हुआ तो हरियाणा बड़ा ही गरीब स्टेट हुआ करता था। ये तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे विजनरी नेताओं ने इस पर बहुत मेहनत की और इस पे बहुत सारा काम किया, तब जा कर के हरियाणा वे अहेड देन पंजाब
पंजाब उस समय बहुत रिच होता था, और आज देखिए, आज हरियाणा पंजाब से जितना पंजाब का रेवेन्यू उतना तो शायद हमारे गुड़गांव का रेवेन्यू जो है शायद उससे ज़्यादा है। तो अब हमारा प्रदेश बहुत हो गया है, अब हो गया है तो अब करप्शन के भी खूब सारे ऐसे मतलब ऐसे आरोप हैं कि हम हमारी सोच से आगे हैं। लेकिन एक बात है कि हरियाणा में राजनीति की बात करें तो पंडित भगवत दयाल शर्मा उस निडरता से और इतने मुंह फट थे कि मैं ये मानता हूँ कि आज दादा गौतम को जब कुछ कहते हैं ना तो लोग बड़ा वो करते हैं कि ये आदमी कैसे पॉलिटिक्स में रह के बात करा है। लेकिन अगर दादा गौतम का भी बड़ा रूप देखना कि जवानी में किस तरह से रहे होंगे, तो वो जो रूप है वो भगवत दयाल शर्मा का रहा था। तो सतसिंह जी, आज हमने केवल पंडित भगवत दयाल को लेके ये डिस्कस किया है। इसके बाद हम हरियाणा में इसके बाद जो ब्राह्मण नेता है, कड़ी दर कड़ी हम एक एक नेता को लेके उनके अप डाउन्स को लेके ब्राह्मण नेता के पॉपुलैरिटी को लेकर अलग अलग बिंदुओं पे उनसे हम आपस में बातचीत करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे और जो हमारे दर्शक हैं वो भी बताएं कि भाई पंडित भगवत दयाल किस तरह के नेता थे। अगर उनकी कोई किताब पढ़ी है, उनके बारे में अपने बाप दादा से किसी से भी सुना है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेज सकते हैं, ताकि हम अगला जो एपिसोड लेके आएंगे हरियाणा में ब्राह्मण राजनीति को लेकर, तो उस नेता के बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे और ब्राह्मण राजनीति की बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।